औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अज़वाजिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर शहर से ये 39वां प्रोग्राम है इस उन्वान पर कि अल मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम और 9/11। आज बरोज़ इतवार शमसी कैलेंडर के मुताबिक अभी भी इस वक्त 10 अक्टूबर 2021 ईस्वी है, लेकिन चूँकि लाहौर में इस वक्त मगरिब का वक्त हो चुका है तो हमारा जो कमरी कैलेंडर है वो मगरिब के वक्त से शुरू हो जाता है, यानी मगरिब के वक्त हमारी कमरी कैलेंडर की तारीख़ बदल जाती है। तो इस वक्त 4 रबीउल अव्वल 1443 हिजरी है। आज के 39वें प्रोग्राम में अगर आपको पिछले प्रोग्रामों की बातों का तसलसल याद हो तो हम लोग दज्जाल के मौजू और यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के 76वें सालाना इजलास में की गई इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की तकरीर पर तबसरा कर रहे थे। उसी तबसरे का अब ये दूसरा हिस्सा है जो आज के 39वें प्रोग्राम में आपके लिए पेश खिदमत है। तो बात ये हो रही थी कि नफ्ताली बेनेट साहब ने अपने आप को लाइट हाउस करार दिया और बाकी मुल्कों को भी अपने साथ शामिल होने का यानी उनको दावत दी। उस पर पहले बात हो चुकी है। अब मज़ीद बात यह है कि अगर अरब ख़ित्ते में इसराइल के हमसाए बड़े टफ़ हैं, इसराइल के लिए सख्त हैं, ठीक है, तो उसकी एक वजह यह भी है कि यहूदियों को वर्ल्ड वार 2 में, सेकेंड वर्ल्ड वार में मारा किसने? ज़ाहरी तौर पर ईसाई शख्स ने जिसका नाम हिटलर था, और उसका जो फ़ेल है वो आज भी होलोकास्ट कहलाता है। तो होलोकास्ट में इनके बकौल के लाखों यहूदियों को मारा गया और फिर उन यहूदियों को ला करके फ़लस्तीन में आबाद किया गया, ठीक है। तो इस हकीर का ये कहना है कि मारा आपको जर्मनी ने, मारा आपको हिटलर ने, तो आप जर्मनी में जाके जनाब अपना घर बार क्लेम करें, ठीक है, जर्मनी में जाके रहें, ठीक है। हिटलर ने आपको मारा, मुसलमानों ने तो नहीं मारा, आप फ़लस्तीन में आके मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं? और दिलचस्प बात यह है कि आज 10 अक्टूबर सऊदी अरब के अंग्रेज़ी अखबार अरब न्यूज़ की ख़बर है कि जो एंजेला मर्केल, वो ख़ातून जो जर्मनी की तकरीबन 16 साल तक लीडर रही हैं, ठीक है, वो अभी हाल ही में इलेक्शन हारने के बाद अब वो ऑफ़िस छोड़ रही हैं। तो ऑफ़िस छोड़ने के मौके पर एंजेला मर्केल जो जर्मनी की वज़ीर आज़म रही हैं, उसने ये बयान दिया है, अलविदाई बयान, ठीक है। वो ये कहती है ख़ातून कि इसराइल्स सिक्योरिटी विल बी अ टॉप प्रायोरिटी फॉर ऑल द जर्मन गवर्नमेंट्स। यानी उर्दू में इसका तर्जुमा ये होता है कि इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ टॉप प्रायोरिटी है, अव्वलीन तरजीह है, किसकी? ऑल द जर्मन गवर्नमेंट्स, तमाम हुकूमतों की जो जर्मनी पर हुकूमत करती रही थी, रही हैं और रहेंगी। जुमला फिर सुनिएगा, एंजेला मर्केल का बयान जो अरब न्यूज़ ने आज ही 10 अक्टूबर को शाया किया है, वो कहती है इसराइल्स सिक्योरिटी विल बी अ टॉप प्रायोरिटी फॉर ऑल द जर्मन गवर्नमेंट्स। तो फिर जनाबे वाला बात ये है कि फिर तो हिटलर का होलोकॉस्ट भी मशकूक हो जाता है। ये इस शक का इजहार दुनिया के दीगर भी कई दानिशवर पहले से भी करते रहे हैं कि जर्मनी में यहूदियों को मारा जाना और ला करके फ़लस्तीन में आबाद किया जाना, ये सारा चक्कर ही याजूज व माजूज का है, ये सारा खेल ही दज्जाल का है। क्योंकि बरतानिया का 1917 का बाल्फोर डिक्लेरेशन और 2017 का ट्रंप का ऐलान यरूशलेम के हवाले से, और अभी यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के 76वें इजलास में इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की तरफ से ख़ास तौर पे अमेरिका को अपना ट्रस्टेड फ्रेंड करार दिया जाना, ठीक है। तो ये सब बातें
इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि 9/11 भी एक मशकूक वाक़या है, और एंजेला मर्कल का बयान जो आज ही के अरब न्यूज़ में है वो भी ये बात ज़ाहिर करता है कि होलोकॉस्ट भी एक मशकूक वाक़या है जिस पे शक करना हमारा हक है, क्योंकि एंजेला मर्कल का बयान ये है कि इसराइल की सिक्योरिटी तमाम जर्मन हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह है। तो जनाब नफ्ताली बेनेट साहब, आप जर्मनी जाएं, एंजेला मर्कल को कहें कि हमें वहाँ दोबारा मकान बना के दें, वहाँ आप रहें, आबाद रहें, खुश रहें, अपने बच्चों की तालीम, सेहत, सारे इंतज़ाम आप जर्मनी में भी कर सकते हैं। फ़लस्तीन में आप क्यों जो है ना अपना तसल्लुत बरकरार रखे हुए हैं? तो ये भी तो एक डिबेट है, डिबेट का एक पॉइंट है, फूड फॉर थाट है आपके लिए भी और सब सामीन व नाज़रीन के लिए भी। अच्छा जी, फिर नफ्ताली बेनेट ने अपनी इसी तकरीर में ईरान के हवाले से बड़ी सख्त बातें की, जिनमें से चंद बातें आपके गोश गुजार हैं। एक उसने ये कहा, 1988 का एक वाक़े का जिक्र करके बताया कि इब्राहीम रईसी जो इस वक्त ईरान के सदर हैं, उन्होंने 1988 में ईरान ही के हज़ारों बंदों को कत्ल करवाया, उनका माल लूटा, और आज वही शख्स ईरान का वज़ीर आज़म है। और इब्राहीम रईसी के लिए नफ्ताली बेनेट ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए, बुचर ऑफ तेहरान, यानी तेहरान का कसाई। तो ये बुचर ऑफ तेहरान की टर्मिनोलॉजी इंटरनेशनल यानी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के हवाले से ये बड़े सख्त अल्फाज हैं। अच्छा जी, फिर उसने कहा कि ईरान जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से 1 स्टेप शॉर्टर टू वेपन्स ग्रेड है। ठीक है, यानी एटम बम बनाने से अभी वो एक कदम पीछे है और 60% यूरेनियम वो अफसूदा कर चुका है, और अगर इससे आगे बढ़ेगा तो वो एटम बम बनाने के काबिल हो जाएगा, जो कि इसराइल के लिए काबिल कबूल भी नहीं है, और इसराइल ईरान को इस काबिल होने भी नहीं देगा। तो अभी फ़िलहाल ईरान के हवाले से पहले इन दो बातों का जिक्र करते हैं, और इसका एक जो है ना तबसरा फूड फॉर थॉट की सूरत में आपकी खिदमत में पेश है। जब इसराइली वज़ीर आज़म दुनिया के 193 मुल्कों के सामने ये कहता है कि जी हमारे हमसाए हिज़्बुल्लाह, हमास, शिया मलेशिया, इस्लामिक जिहाद, ये सारे टेरर ग्रुप हैं, और ये सारे ईरान की तरफ से सपोर्टेड हैं। ईरान ही इन्हें पैसा भी देता है, असला भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है, और इस ईरान ही है जो हमें यानी इसराइल को सफ़ाई हस्ती से मिटाना चाहता है। अब चूँकि नफ्ताली बेनेट साहब ये बयान अक़वाम मुत्तहिदा के उस बड़े प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं जिसमें 193 मुल्कों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म या दीगर यानी आला ओहदेदारान बैठे हुए हैं, तो इतने बड़े दुनिया के मजमे के सामने अगर नफ्ताली बेनेट ईरान के हवाले से ऐसे बयानात दे रहे हैं तो फिर बिल यकीन उनके पास कुछ ऐसे सबूत ज़रूर होंगे जिसकी बुनियाद पर वो 193 मुल्कों के सामने ये बात कर रहे हैं। तो अभी हम उन सबूतों की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम नफ्ताली बेनेट के तकरीर के चंद नकात का तज्ज़िया पेश कर रहे हैं सामीनों नाज़रीन के लिए। अब जी अगर इब्राहीम रईसी बकौल नफ्ताली बेनेट बुचर ऑफ तेहरान है, तो फिर इसका एक जवाब ये है कि ऑस्ट्रेलिया के एक मारूफ आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी जॉन पिल्गर, वो अपनी एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म, नाम सुनिएगा डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म का, गौर कीजिएगा, उसको देखिएगा, पैलेस्टाइन इज़ स्टिल द इशू, यानी फ़लस्तीन अभी भी एक मसला है, पैलेस्टाइन इज़ स्टिल द इशू। ये वो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है जो जॉन पिल्गर नामी ऑस्ट्रेलवी एक सहाफ़ी ने बनाई है।
तो उसमें वो जॉन पिल्गर साहब जिक्र करते हैं कि 3 इसराइली वज़ीर आज़म हैं जो कि दहशतगर्द तंजीमों की कैंपेन चलाते हुए पाए गए। ठीक है, उसमें से वो एक मिसाल देते हैं कि जी 1983 में जब एक कैंप पर हमला हुआ और 800 मुसलमानों को मार दिया गया और मीडिया के मुताबिक शो किया गया कि जी लेबनीज़ मिलिशिया ने इनको मारा है, तो बाद में ये पता चला कि इनडायरेक्टली तो एरियल शेरोन इसमें इन्वॉल्व था और ये एरियल शेरोन वो शख्स है जो बाद में इसराइल का वज़ीर आज़म बना था। ठीक है जनाब, ये एक वज़ीर आज़म की मिसाल हो गई। फिर दूसरा वज़ीर आज़म जो वो मिसाल देते हैं वो है यत्सिक शमीर। ये 1992 तक इसराइल के वज़ीर आज़म रहे थे और ये जो स्टोन गैंग नाम का ग्रुप था जिसने फ़लस्तीनियों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े, उसका करता धरता ये यत्सिक शमीर ही था और ये भी इसराइल का वज़ीर आज़म बना और लंबे अरसे तक वज़ीर आज़म रहा। फिर जॉन पिल्गर अपनी उसी डॉक्यूमेंट्री में यानी पैलेस्टाइन इज़ स्टिल द इशू में एक और वज़ीर आज़म का जिक्र करते हैं और मिसाल वो वाक़या बताते हैं कि जब 1946 में यरूशलेम शहर में किंग डेविड नामी होटल पे हमला हुआ जिसमें के 91 लोग मारे गए थे, तो उस वाक़े में जो शख्स मुलव्विस था वो भी तो इसराइल का वज़ीर आज़म बना। ठीक है, 70s में 80s में। तो किंग डेविड होटल की मिसाल, यत्सिक शमीर की मिसाल, एरियल शेरोन की मिसाल और अभी हालिया ये पिछले जो वज़ीर आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके होते हुए फ़लस्तीन पे गज़ा पे जो जुल्म व सितम का सिलसिला जारी था और नफ्ताली बेनेट के दौरे हुकूमत में जो अभी ये तकरीबन 3 माह हुए हैं शुरू हुआ है, ठीक है, इस दौर में भी ये जुल्म व सितम का सिलसिला जारी है। तो क्या इसराइली वज़ीर आज़म ये भी फिर बुचर की कैटेगरी में शुमार होंगे? अगर इसराइली वज़ीर आज़म इब्राहीम रईसी को बुचर ऑफ तेहरान कह सकता है, तो फिर क्या इसी पैराए में इसराइली वज़ीर आज़म और इसराइली सहूनी वो जो फ़लस्तीनियों पे जुल्म कर रहे हैं, क्या वो बुचर नहीं कहलाएंगे? क्या वो इंसानों को कत्ल नहीं कर रहे? और 1948 से पहले भी कर रहे थे, 1948 के बाद